हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। तो आज हम करने वाले हैं ऑल रिवीजन ऑफ द चैप्टर 10 to 17 एंड आई एम हैविंग द बुक विद मी लर्न वेल स्मार्ट इंग्लिश ग्रामर क्लास 7। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल ब्रीफ में करने वाले हैं जो हर चैप्टर में आपको मतलब इम्पोर्टेंटली आपको याद रखनी है जो बातें हैं। तो जो हमारा 10th चैप्टर है रिलेटिव प्रनाउन एंड रिलेटिव क्लोजेस वाला चैप्टर है। तो इसमें देखो रिलेटिव रिलेटिव मतलब रिलेशन बताने वाला जो वर्ड होता है ना, जैसे हु है, वट है, विच है, हुम है, हुज है, दैट है, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करते हैं। तो इसमें ना आपको जस्ट मीनिंग ही पता होना चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ और ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। राइट। तो अब जैसे हु है, हु आप किसके लिए लगाओगे? आप पर्सन के लिए लगाओगे। जब भी आपको किसी भी पर्सन से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस में दिखे ना कि पर्सन से रिलेटेड, तो आप हु लगाओगे। वट आपका क्या है कि जब आपका वट किसी थिंग के लिए होगा या आपको जानना है कि कोई चीज़ क्या है। ठीक है। विच भी सेम चीज़ है। विच मतलब कि ये उसके लिए थिंग के लिए आ जाता है। जो हुम है वो पर्सन के लिए आता है, हुज भी पर्सन के लिए आता है और दैट थिंग के लिए आता है। अब बात ये हो जाती है कि मैम भाई हु भी आप पर्सन के लिए कह रहे हो, हुम भी आप पर्सन के लिए कह रहे हो, हुज भी आप पर्सन के लिए कह रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा कि किस सेंटेंस में किस पर्सन के हिसाब से लगाना है ना। तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। तो आपने थोड़ा सा फिर अंडरस्टैंडिंग दिखानी है उसमें लाइन में, है ना। तो हु में तो जैसे सेंस आपकी जाती है जो की सेंटेंस जाती है, वैसे तो हु का मीनिंग कौन होता है, लेकिन जब वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्लोज में की बात आती है तो हु की सेंस जो में जाती है। देखो इन जो हिंदी में ना इन वर्ड्स को एग्जैक्ट हिंदी तो नहीं होती है, लेकिन हाँ हमसे थोड़ा सा ना आइडिया लग जाता है। हु है तो जो हो जाता है, जैसे हुम है तो किसको हो जाता है। ठीक है। हुज है किसका या जिसका की सेंस जाती है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है। जैसे हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, उसे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक मिनट, अगले पेज पे है शायद हूँ वाले। इसमें तो खैर इसमें तो यही बताना हु और हुम का है ना। तो जैसे दिस इज द डॉग डैश आई लव हिम, कि ये वही डॉग है जिसे मैं पसंद करता हूँ, हु आई लव हिम। ठीक है। ही इज़ अ रॉग, नो वन ट्रस्ट हिम, तो हुम आ जाएगा। तो इसमें ना आपको मैं मतलब कि जिसको मतलब मैं जिस पे या जिसको या जिस पे मैं विश्वास नहीं करता, आई मेट माई अंकल, ये बहुत फेमस सेंटेंस है भैया। आई मेट माई अंकल डैश ही लिव्स इन अमेरिका, तो आई मेट माई अंकल हु लिव्स इन अमेरिका, कि जो अमेरिका में रहते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब ये भी होता है कि आपको ना बार बार एक ही सेंटेंस कंबाइंड हो जाता है, रिपीटेशन ऑफ मतलब कि जो प्रोनाउन अवॉइड हो जाता है, तो तब हम लगाते हैं। तो ठीक है। तो जैसे इसमें होम वाला कोई और है भाई सेंट, हाँ जैसे समटाइम द पीपल डैश चीट अस वी बिलीव देम, समटाइम्स द पीपल हु चीट अस, वैसे इसमें भी हु ही आएगा यहाँ पे। एक मिनट मैं सोचती हूँ होम वाला कोई सेंटेंस दिख जाता है इसमें मुझे। यहाँ भी हुए हैं, यहाँ भी हुए हैं, हु वाले ये ऑलमोस्ट मेरा हु और हु में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत से डिफरेंस होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे द गर्ल बाउल्स वेरी वेल, यू सी हर देयर, द गर्ल हु यू सी देयर, हु लगा लो या हुम लगा लो, दोनों वैसे उसके लिए होते हैं। लेकिन हुम इज़ वेरी फॉर्मल इन स्पोकन इंग्लिश, ओनली हु शुड बी यूज। हु मतलब कि जैसे हु और हुम का यही है कि पर्सन के लिए ही लगाते हैं। ठीक है। जो और किसको की सेंस आए तो आप लगा सकते हो, दोनों में से गलत कोई भी नहीं होगा। ठीक है। जैसे दैट और विच है, दैट और विच आप थिंग के लिए लगाओगे ना, तो दैट भी लगाओगे विच भी लगाओगे तो गलत नहीं होगा। तो इसी तरीके से मैं एक बार आपको रिपीट कर दूँ, हु या हूँ पर्सन के लिए लगा रहे हो ना तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है। लेकिन जो और जिसका के ध्यान रखना है आप, जो और जिसको। ठीक है। जिसका और किसका के सेंस है तो हुज आ जाएगा। बस इस चैप्टर में आपको यही ध्यान रखना है, इसके अलावा नहीं आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा सेंटेंस क्या आता है, या तो इस बुक में मतलब कि इस चैप्टर में से अगर कुछ आता है तो ये तो ज्वाइन करना आता है या फिर फिलअप के फॉर्म में आता है। ठीक है। ज्वाइन में भी आपने फिर यही ध्यान रखना है कि सेंटेंस को बना रहे हो आप। और अच्छा, अब जैसे एक सिंपल ही है तो ये जैसे रिलेटिव क्लोज को अंडरलाइन करना, तो जब भी हु व्हाट व्हेन विच वाई से स्टार्ट हो तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है। ये तो बहुत ही इजी था, इसके अलावा हमारे पास इस चैप्टर में कुछ नहीं है। फिर हमारा पैसिव कंस्ट्रक्शन आता है। पैसिव कंस्ट्रक्शन में जिस बच्चे ने टेबल याद कर रहे ना तो उसका बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। और आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी सेंटेंस है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लग जाता है। ठीक है। ये तो आपने हर किसी में करना ही करना है, ये बात ध्यान होगी। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आपने हर पैसिव स्ट्रक्चर में लगानी है। फिर उसके बाद जो चेंजेस है ना आपको ये करने हैं। अगर मेक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा, या इज जैसे मेक वर्ब ही दे तो इज मेड हो जाएगा, इज मेकिंग है तो इज बीइंग मेड हो जाएगा, मतलब कि इज प्लस
एम और प्लस आई एन जी है तो इज एम और प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर मेड हो जाएगा। वॉज मेकिंग है तो वॉज बीइंग मेड हो जाएगा। अच्छा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो हैड बीन थर्ड फॉर्म हो जाएगा। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो विल बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। विल बी मेकिंग है तो कोई चेंज नहीं होगा। विल हैव मेड है तो विल हैव बीन मेड हो जाएगा। और विल हैव बीन प्लस आई एन जी है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये रूल अगर आप याद कर लोगे ना तो इसके अलावा तो आपको मतलब आपके पास अगर टाइम भी नहीं है ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप ये टेबल तो ज़रूर याद करो, क्योंकि अगर आपने टेबल ही नहीं याद करी तो कोई फ़ायदा नहीं, चाहे आप कितनी ही प्रैक्टिस कर लो वो सब वेस्ट है। ठीक है, तो पहले आप रूल करो, फिर उसके बाद आप ये नहीं कि प्रैक्टिस ना करो, प्रैक्टिस कर सकते हो लेकिन पहले टेबल याद करनी है आपने। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा चैप्टर क्या आ जाता है, इनडायरेक्ट कंस्ट्रक्शन का आ जाता है। इनडायरेक्ट कंस्ट्रक्शन में बच्चे आपने क्या करना है, इसको रिपोर्टेड स्पीच भी बोला जाता है कि कुछ बुक्स में, या फिर इसको मतलब कि नरेशन भी बोलते हैं कई बुक्स में। तो आपने रिपोर्टेड स्पीच में या इनडायरेक्ट कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि आपने जो सिंपल सेंटेंस है ना, सैड टू है तो टोट लगाना है, अगर सैड है तो सैड आ जाएगा पहली बात। सेज है तो टेल्स आ जाएगा। इन्वर्टेड कोमा है, अगर सिंपल सेंटेंस है तो आप दैट लगाते हो। ये दो चेंजेस तो आपने करना है। सेट टू है तो टॉड लगाना है, इन्वर्टेड कोमा है तो आपने दैट लगाना है। फिर उसके बाद हमारा ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ये वाला फॉर्मूला सन वाले फार्मूले से कर सकते हो। 1 2 3 लिख लो। इस फॉर्मूले का मतलब कहता है 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड मतलब थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब फर्स्ट पर्सन यहाँ से देखना है, सब्जेक्ट यहाँ से देखना है। फिर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे यू है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। थर्ड पर्सन यहाँ पे कोई नेम दिया तो मतलब कोई चेंज नहीं होगा। इस तरीके से आपने चेंज करना होता है ये वाला चेंज। ठीक है, फिर इसके बाद जो ये वाला चेंज होता है, ये इसके रूल आपने मतलब याद रखने से, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगा। इज अमर प्लस आई एन जी तो वोज वर्ब प्लस आई एन जी आ जाएगा। हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, वोज वर्ब प्लस आई एन जी तो हैड बीन प्लस आई एन जी हो जाएगा। विल शैल है तो विल शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड विल शैल बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी पैसे उसमें आगे मैं, विल का वुड हो जाएगा, सॉरी शेल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे मैं भी कंफ्यूज हो गई तो मतलब कि आप कंफ्यूज नहीं हो, फिर लेकिन मैंने करेक्ट कर लिया। लेकिन मैंने कैसे करेक्ट किया, जो मुझे एक चीज़ मेरे माइंड में क्लियर है कि रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज हो जाता है तो विल का वुड होगा, विल बी नहीं होगा, क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर में टेंस चेंज नहीं होता। इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो या अपनी गलती को सुधार सकते हो। फिर टुडे है दैट डे होगा, टुमारो है द नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे है तो प्रीवियस डे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना होता है। नाउ है तो देन हो जाएगा, दिस का दैट हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक रूल हो रहा है कि जैसे अगर आपका सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे 2 and 2 makes 4 है, कोई नहीं कर सकता इसको, मैं भी नहीं कर सकता, कोई भी दुनिया की ताकत 2 2 4 ही होते हैं, 5 तो कोई नहीं करेगा, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। सन है, अगर ईस्ट से आ रहा है तो ईस्ट से आएगा, वैसे तो करने से रहे। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में, या कोई हैबिट आपकी, आप डेली योगा करते हो, ठीक है, डेली जो भी काम करते हो, तो उसको आप यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस बोलेंगे, या हैबिट के लिए आप उस सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करने वाले हो। ऑलराइट, अब चेंज नहीं करने का मतलब ये नहीं कि इन्वर्टेड कोमा है तो उसको आप हटाओगे नहीं। इन्वर्टेड कोमा तो आप जब इनडायरेक्टली सेंटेंस बना रहे हो तो इन्वर्टेड कोमा का तो कोई मतलब ही नहीं होता। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, दैट भी लगा देते हैं, इन्वर्टेड कोमा भी लगा देते हो। अरे भाई, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए तो दैट लगाया है, अगर आप इन्वर्टेड कोमा लगा दोगे तो फायदा क्या है दैट लगाने का। ठीक है, तो ये चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान से अच्छे से याद रखनी है। इस चैप्टर में आपने अगर ये चीज़ें याद कर ली तो आई गारंटी यू कि आई श्योर यू कि आपका एक भी नंबर डिडक्ट नहीं होगा। इसके बाद हमारा आ जाता है 7 बेसिक पैटर्न, दैट इज़ अ वेरी सिंपल। तो आपने 7 बेसिक पैटर्न में क्या होता है, वैसे तो इसमें मेन 3 और 4 ही हैं, उसके अलावा तो वैसे ही बना रखे हैं चैप्टर बनाने वाले ने। देखो, सब्जेक्ट आपको सबको पता है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में हमेशा सब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या होता है, कोई एक्शन होता है उसको वर्ब बोल देते हैं। फिर सब्जेक्ट वर्ब तो होगा ही, उसके बाद एडवर्ब, मतलब उस वर्ब की जब खासियत है, उस वर्ब से रिलेटेड जब खासियत हो तो एडवर्ब बोलोगे। जब सब्जेक्ट वर्ब में अगर सब्जेक्ट की क्वालिटी है तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। जब सब्जेक्ट है लिंकिंग वर्ब, जब आप ना तो आपको कोई उस वर्ड में एडवर्ब दिखे ना एडजेक्टिव दिखे तो आप लगा दो उसको, नाउन लगा दो या ऑब्जेक्ट लगा दो, दोनों ही ठीक होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि 7 तो इन्होंने वैसे ही बना रखे हैं, नाउन और ऑब्जेक्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, लेकिन कुछ और भी आता है ना तो ऑब्जेक्ट आता है, तो वो भी कि कोई ना कोई नाउन की कैटेगरी में आ ही जाता है, तो आप उसको ऑब्जेक्ट लगाओगे नाउन लगाओगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। फिर उसके बाद है सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि आपने सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट में लेके जब आपसे रिलेटेड नहीं है और डायरेक्ट आपको पता ही है, तो ये पहचाना है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई बात हो रही है तो उसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जैसे इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। जैसे द टीचर आस्क्ड आन्या अ क्वेश्चन, अब टीचर ने वैसे पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा ना, तो डायरेक्ट तो क्वेश्चन ही होगा जो उसने पूछा है, और लेकिन किससे पूछा है, इनडायरेक्टली आन्या से, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे रोहन बोटा हिज ब्रदर अ बाइक, रोहन ने खरीदा क्या था, डायरेक्ट तो बाइक है ना, लेकिन किसके लिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या जाएगा, हिज ब्रदर के लिए हो जाएगा, ठीक है। जैसे द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम आन्या, तो इसमें आपका ये हो जाएगा कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, डायरेक्ट क्या है, क्वेश्चन पूछा, किससे पूछा, वो इनडायरेक्ट आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये आपने 7 बेसिक पैटर्न में जैसे आपने अंडरलाइन करके वो मेंशन करना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना है इसमें। फिर क्या आ जाती है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस वाला चैप्टर आ जाता है भाई चैप्टर 14 में। चैप्टर 14 में बच्चे आपको ये ध्यान रखना, देखो टेबल दे रखी है ना, ये टेबल एक तरीके से इस चैप्टर का कंक्लूजन लगा लो आप। अगर सेंटेंस की मतलब इसे लिंकिंग वर्ब होते हैं, जैसे डैट है, वट है, वैन है, विच है ना, इनसे पहले अगर आपका सेंटेंस में प्रेजेंट है, फ्यूचर है, एक बार मैं फिर बोल रही हूँ आराम से, कि लिंकिंग वर्ड से पहले मतलब कि जिस सेंटेंस जिस वर्ड से जुड़ा होता है ना, उससे पहले अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है ना, तो आपके सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। आगे वाले फ्यूचर टेंस में मतलब कि आगे जो बचा हुआ सेंटेंस है उसमें कोई भी टेंस आ सकता है, सॉरी कोई भी टेंस आ सकता है, मतलब प्रेजेंट भी आ सकता है, पास्ट भी आ सकता है, फ्यूचर भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्या आएगा सेंटेंस। लेकिन अगर लिंकिंग वर्ड से पहले पास्ट है तो अगले वाले पार्ट में पास्ट टेंस ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आधे क्वेश्चन तो आपके यहीं से सोल्व हो जाएंगे। अगर मैंने बोला ना कि जैसे आपका प्रेजेंट या फ्यूचर, जैसे विल है ना, विल वाले सारे हैं, तो आपका ये प्रेजेंट में भी आ सकता है, फ्यूचर में भी आ सकता है, पास्ट में भी आ सकता है ना। लेकिन जब आपके सारे पास्ट में, तो बाकी सारे सेंटेंस क्या है, पास्ट में। ये टिप आपको एग्जाम्पल से भी क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, ये आपको रूल याद रखना है। फिर इसके बाद इसमें एक और था, यहाँ पे था एक, जब आपको सबॉर्डिनेट क्लॉज में एक्सप्रेस करते हैं ना कुछ, मतलब कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिट आ जाता है वर्ब में, तो पुट इन प्रेजेंट टेंस में ही पुट करते हैं, बेशक से प्रिंसिपल क्लॉज आपके पास्ट टेंस में। जैसे अभी है ना, मैंने एक रूल पढ़ा कि आपकी लिंकिंग वर्ब से पहले ना अगर आपका पास्ट टेंस है तो पास ही रहेगा, लेकिन एक ना एक्सेप्शनल केस भी होता है इंग्लिश में, यही प्रॉब्लम होती है, ग्रामर थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लगती है कि एक सिंपल बात बोल देते हैं, फिर कह देते हैं ये भी हो सकता है, और कुछ एक्सेप्शन लगा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वो ध्यान रखना होता है फिर रूल। जैसे ये है कि अगर उसमें आपने लिंकिंग वर्ब के बाद अगर आपको कोई हैबिट बता दी ना, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उस सिचुएशन में आपका अगर पहले पास है ना, तो आपका वो प्रेजेंट भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात अपने क्या याद रखनी है कि अगर सबॉर्डिनेट क्लॉज बिगिन करते हैं ना देन से, या कोई कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, तो किसी भी टेंस में हो सकता है फिर वो, तो बेशक से प्रिंसिपल क्लॉज में आपका पास्ट टेंस भी हो, तो ये भी आपको एक ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा तो खैर कोई और रूल नहीं है। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाता है बेटा, नेक्स्ट चैप्टर आता है फ्यूचर टाइम रेफरेंस। फ्यूचर टाइम रेफरेंस में क्या होता है, फ्यूचर टेंस को अपना 4 तरीकों से बता सकते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा के भी, वर्ब के साथ आईएनजी लगा के भी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इज वो जैसे गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बता सकते हो, ठीक है। फिर विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बता सकते हो। तो आपको लिखा आएगा गोइंग टू से बनाना है, तो गोइंग टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं, ये तो बात बहुत अच्छे से याद रख लो, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका कोई फ्यूचर का इंडिकेशन आ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, ठीक है। मतलब कि सिंपल प्रेजेंट से भी आप लगा सकते हो, मतलब कि हाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस तो प्रेजेंट की बात बता, लेकिन अगर उसमें फ्यूचर मेंशन होता है ना, तो भी आप सिंपल प्रेजेंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना है, इसके अलावा तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है। फिर आपका एक बहुत इजी सा चैप्टर है भाई, सेंटेंस और उसके स्ट्रक्चर। सेंटेंस में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सेंटेंस सिंपल होता है, असर्टिव भी बोलते हैं, डेक्लरेटिव भी बोलते हैं, स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो आपको मान लो कोई सेंटेंस दे दिया, आपसे टीचर ये पूछ सकते हैं कि सेंटेंस की टाइप बताओ कौन सा है। अगर आपको बिल्कुल सिंपल जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिखे, तो वो सिंपल सेंटेंस होगा। जब आपको व्हाट, व्हेन, विच, हु ये स्टार्टिंग में दिखे, तो वो इंटेरोगेटिव होगा। जब सेंटेंस आपको दिखे, जैसे डायरेक्ट होता है ना, जैसे शट द डोर, क्लोज द डोर, ओपन द डोर, ठीक है, ओपन योर माउथ, ठीक है, हैव योर लंच, तो इस तरह के डायरेक्ट से सेंटेंस होते हैं जिसमें आप ऑर्डर, ये रिक्वेस्ट भी होता है, जैसे प्लीज़ ओपन द डोर, है ना। तो कमांड हो गई है, रिक्वेस्ट हो गई है, ऑर्डर हो गया, थ्रेट हो गया, तो ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। जब आपका कोई सडन एक्सप्रेशन होता है, लाइक आपको एकदम से दुख हो, एकदम से खुशी हो, है ना, तो वो जो वर्ड्स होते हैं जैसे ओ, वाओ, है ना, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाते हैं। ऑप्टेटिव में क्या हो जाता है आपका, ऑप्टेटिव में होता है जब आपको किसी के लिए आप ब्लेसिंग्स मांगते हो, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर द ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। फिर उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे सिंपल सेंटेंस क्या होगा, जो एक सिंपल बात बता रहा है। कंपाउंड होगा जब दो सेंटेंसेस, जब फैन बॉयज होता है,
भाई मैंने तो फैन बॉय से याद कर रखा था। फैन बॉयज़ में ऐसे हो जाता है, एफ फॉर फोर हो गया है, ठीक है, और ए फॉर एंड हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ना जो आपके कंपाउंड करते हैं, जोड़ते हैं, बी फॉर बट हो गया। तो इस तरीके से आपने ना मतलब कि जो वर्ड्स अगर आपको दिख जाए, दो सेंटेंस जोड़ रहे हैं, दोनों ही आपके मेन हो, तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाती हूँ अभी। कम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होता है। तो अपने आपको आइडेंटिफाई करने आ सकते हैं कि आपने पहचाने है कि सिंपल है या कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। देखो मैं आपको इसमें एग्जाम्पल में दिखाती हूँ। जो सिंपल सेंटेंस है, द नर्सरी सॉरी नोटी बॉय ब्रोक द विंडो। एक सिंपल बात है कि नोटी बॉय ने वो विंडो ब्रोक कर दी है ना। तो ये सिंपल हो गया सेंटेंस। लेकिन जब कंपाउंड में क्या होगा, जैसे एंड से जुड़ा हुआ है ना, और से जुड़ा हुआ, बट से जुड़ा हुआ, एंड से जुड़ा। देखिए ये वाले जो आगे पीछे वाले सेंटेंस होते हैं ना, बिल्कुल अपने आप में डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। सॉरी इंडिपेंडेंट मतलब कि इनको दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं होती, दोनों ही सेंटेंस अपना मीनिंग बता रहे हैं, लेकिन ये वर्ड्स इनको जोड़ रहे हैं, तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। एक बार फिर मैं आराम से बोलती हूँ। जब ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इनके लेफ्ट में या राइट में दोनों सेंटेंस का ना अपना अपना पूरा एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे भी देख सकते हो। अगर ऐसे दिखे ना तो वो क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। या इंडिपेंडेंट जो सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं जो दो सेंटेंस, वो क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। लेकिन जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, क्या जानना चाहता हूँ, इफ़ ही हैज़ पास, की क्या वो पास हो गया, तो ये सेंटेंस इस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है, अदरवाइज तो ये दूर है। तो इसलिए वो क्या होता है, प्रिंसिपल क्लोज होता है, जिसमें एक सिंपल सेंटेंस हो, दूसरा मतलब एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो, एक डिपेंडेंट सेंटेंस हो, या इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोल सकते हो, डिपेंडेंट क्लोज बोल सकते हो। मैं इसलिए नहीं बोली क्योंकि वो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए सिंपल से तरीके से बता देती हूँ। जो एक सिंपल सेंटेंस हो, एक बात कही हो तो सिंपल सेंटेंस है। दो बातें जुड़ी हो अलग अलग, एक मतलब कंपाउंड वर्ड से, जैसे एंड बट फोर से लगा के, तो कंपाउंड सेंटेंस। अगर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे थोड़ा सा ना ये हाई लेवल का आ जाता है, थोड़ी बड़ी क्लासेस में आ जाएगा। फिर कॉम्प्लेक्स में प्रिंसिपल क्लोज होता है ना, तो उसमें सबॉर्डिनेट क्लोज में भी आगे टाइप होती है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज है, वो एडवांस का है थोड़ा सा, ठीक है। वो फिर करेंगे हम। फिर इसके बाद हमारा क्या था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भाई दो टाइप के सेंटेंस हो गए, प्रिंसिपल क्लोज, सबॉर्डिनेट क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज जैसे एक पहले वाला सेंटेंस है जो दूसरा सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होता है, या आप उसकी पहचान भी कर सकते हो, बिकॉज, हु, बिफोर, वेयर, हु से वो जुड़ा ही होगा सेंटेंस, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो फिर आपको इसमें रिकॉग्नाइज करने आ सकते हैं कि इसको अंडरलाइन करो, आपका प्रिंसिपल क्लोज है, सबॉर्डिनेट क्लोज, ठीक है। तो आई थिंक आपका इट वाज द लास्ट चैप्टर। और देखो मैंने समराइज कर दिया पूरा, आपकी 17 मिनट की जो वीडियो हुई है ऑलमोस्ट। तो आपको अगर वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूला करो, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करा करो क्योंकि उनको भी बेनिफिट होगा। और अच्छा, ये मैंने 17 मिनट में, देखो इतने सारे चैप्टर पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, तो मैंने आपको मेन मेन बातें बताई हैं। भाई ये तो पता ही होनी चाहिए, इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, अलग अलग चैप्टर अलग अलग तरीके से करने हो, तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो, या ऊपर भी डालोगे ना टॉपिक का नेम बाय मीना जांगड़ा, तब भी वो ओपन हो जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।